वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल केम्फिनिटी कॉस्मोस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो नेट और सेट के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हर किसी को तो हाँ, मैं एक्सप्लेन करते नहीं बैठ सकता या हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट या नेट या सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ भी हो उसको हमको कुछ भी करके कंप्लीट करना है। तो उसमें फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि ये चार टॉपिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे मतलब आएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, सेट हो, नेट हो या कोई भी एग्जाम हो। उसके लिए क्या ऑर्गेनोमेटेलिक एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चंस आएंगे मतलब आएंगे, ठीक है। तो पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, मेन ब्लॉक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ईएसआर एंड मॉसफॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, आ, आ, तीन नोटबुक बनानी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नोटबुक में करना है, और सेकंड जो नोटबुक रहेगी उसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग करना है। और एक थर्ड जो नोटबुक होगी ना, जो आपके नोट्स रहेंगे रिवीजन के लिए, एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकते हैं आप इजीली। और मेन ब्लॉक न्यूक्लियर केमिस्ट्री और ईएसआर के लिए एक नोटबुक बनानी है, मतलब इसके लिए एक, इसके लिए एक और इसके एक लिए एक, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट और इजी रहेगी, बिकॉज अजय कुमार सर इज इंडियन ऑथर, एंड उनकी जो उनका जो बुक है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक एंड बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें उन्होंने इतने अच्छे से बताया ना कि आपको अदर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रेफरेंस के लिए आप अदर बुक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिसलर टार एंड जेडेली। ये थोड़े से बुक्स के एडवांस है, और थोड़ा फॉरेन ऑथर होने की वजह से ये थोड़ा हार्ड लगता है। तो मैक्सिमम जो पीपल है, मैंने भी अजय कुमार और अजय कुमार की सर की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से ही कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ी थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल है और उसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड जैसे कि वेट्स रूल, स्ट्रक्चर टाइप जैसे क्लोजो है, निडो है, अरेक्नो है। ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बोलेंगे यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक। जैसे कि इस पे भी कभी कभी एक क्वेश्चन होता है, इस पे भी कभी कभी एक क्वेश्चन होता है, नेट नेट में 4 मार्क के लिए। और इसमें भी होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी कंपाउंड दिया होता है और आपको बताना होता है कि ये इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल है, बटरफ्लाई है, या स्क्वायर प्लानर है, ऑक्टाहेड्रल है या आइकोसाहेड्रल है। तो इसका सिर्फ एक टेबल है, वो आपको याद करना है। और आईआर बैंड पे भी आता है, जैसे कि कोई हमारे पास 4 लेगेंड सेम है और 2 लेगेंड डिफरेंट है, 4+2, और एक मेटल है। तो उसके क्या 2 पॉसिबल आइसोमर होते हैं ना, एक फेसियल एंड एक ट्रांस आइसोमर। तो कौन से आइसोमर के कितने बैंड आएंगे, आयर बैंड्स, वो क्या हो एग्जाम में पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए। फोर्थ मैं बताना चाहूंगा कि आइसोलेबल एनालॉजी, जैसे जिसको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन हमखास होता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, तो सबसे पहले आप जो नोटबुक बनाएंगे ना ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की,
तो इसमें क्या करना है, आपको पहले से इस टॉपिक के लिए एक नोटबुक बनानी है, और इसके पहले पेजेस पे ये पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। इससे क्या होगा कि आपको आपके माइंड में बैठेगा कि कुछ भी हो, मुझे ये टॉपिक कवर करना है, मतलब कवर करना है। जैसे कि अभी मुझे ये पहला वाला टॉपिक कवर करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यूट्यूब पे जाऊंगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉर सीएसआर नेट, ऐसे टाइप करूंगा, तो इसके बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो पहले आपको नोट्स नहीं बनाना, पहले क्या करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, और जो अच्छा वीडियो लगे ना आपको, उस वीडियो से क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। तो अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, तो इसके मैक्सिमम 2 पेजेस में आपको पूरा नोट्स कवर करना है। वेट्स रूल है, तो इसके भी मैक्सिमम 2 पेजेस में इसको कवर करना है, इसको भी 2 पेजेस में कवर करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नोटबुक होगी ना, वो बहुत छोटी हो जाएगी, और रिवाइज करते समय आपको सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करना है। अगर आपको एग्जाम्पल भी करना है, तो एग्जाम्पल आप अलग से रफ में कर सकते हो, या कोई और नोटबुक बना सकते हो। बट इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है ना, मैं बता रहा हूँ ये, तो इसको पहले आपको मेन इस पे फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो आप इसको भी चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसा बना बना सकते हैं, ठीक है। तो सब पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा भी करना है तो कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको इसको कवर करना है। इसके बाद आप जितना हो सके उतना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इन्हीं टॉपिक में से लगभग 17 to 18 और 20 to 25 मार्क्स का आएगा, इनमें से ही आएगा, 100% आई एम श्योर, ठीक है। और जैसे कि 1 HNMR हो, 31 फॉस्फोरस एनएमआर हो, तो उसके भी पिक्स आपको पूछते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक पेज बना सकते हो। जैसे कि कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जो मेटल कार्बोनिल होते हैं ना, उसमें कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी 1 क्वेश्चन 100% रहता है। इसमें 3 टाइप्स आएंगे, जैसे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कौन से वाले कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, इसकी ऑर्डर कैसे आएगी, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें सेम कंसेप्ट है, सिर्फ एक बार आपको ये कंसेप्ट समझने हैं, उसके बाद आप ये तीनों जो है ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ, या कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ लेंथ, ये सब कुछ आप उसमें कवर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो एक टॉपिक है ना, आप आधे घंटे में कवर कर सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे में कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बाद में जहां से एग्जाम्पल देखे इसके प्रीवियस ईयर, वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि सपोज मेरे पास 2 मेटल है, तो 2 मेटल में कितने बॉन्ड है, 1 है, 2 है, 3 है। इसकी भी छोटी सी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। तो इसको भी आप मैक्सिमम आधे घंटे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आधे घंटे में एक बार आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई, बाद में इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते रहने का, ठीक है। फिर मेटलोसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी छोटी सी एक डायग्राम है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बोल सकते हैं। इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आ गए नेट में या गेट में। तो इसमें छोटी सी डायग्राम आपको सिर्फ याद करनी है। अगर एक बार वो डायग्राम आपको याद हो गई छोटी से एकदम, आप 5 मिनट में उसको कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इसके रिलेटेड एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ना, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कौन सा होमो है, कौन सा लूमो है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा है या डा है, और कितना वो स्टेबल कंपाउंड है, वो भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस मेटलोसिन। इसके आगे कपलिंग रिएक्शंस पे क्या होता है, मैक्सिमम तो हेक रिएक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें डायरेक्टली एग्जांपल दिए होते हैं। आपको कोई रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दिया होगा, आपको उसका प्रोडक्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा। मेटल कैटालिसिस में ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिएक्टिव एलिमिनेशन, इस पे भी जो मैकेनिज्म होती है, उस पे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑक्सीडेटिव एडिशन, और विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रिडक्टिव एलिमिनेशन।
तो ये भी आप आधे घंटे में इसको स्टडी कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट, जिंगलर नट्टा कैटलिस्ट, मोंजाटो एसिटिक एसिड प्रोसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, इसको भी आधा घंटा अलग से देना पड़ेगा। मतलब ये जितने टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सब है ना आधे आधे घंटे में आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी बुक अगर पढ़ना चाहे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो आप बहुत सारा पढ़ जाएंगे, बट एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। कुछ भी करके आपको ये पहले कवर करना है, बाद में आपको जितना मन चाहे उतना सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो कभी कभी खत्म नहीं होने वाली। और बाद में कार्बिन्स होती है, कार्बिन्स है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, इसमें भी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है हर एग्जाम में। जैसे कि विच कार्बिन इज इलेक्ट्रोफिलिक, विच कार्बिन इज न्यूक्लियोफिलिक, किस कार्बिन पे मेटल के पास मेटल इलेक्ट्रॉन एनरिच होता है, कौन सा कार्बिन जो है मेटल डिफिशिएंट, कौन से कार्बिन में मेटल डिफिशिएंट होता है, कौन सी पाई डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन उसका कौन सा है, इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आप आधे घंटे में कवर कर सकते हैं। बाद में है टीजीएम रूल, अगर इसको पहले ये कवर करने के बाद अगर हो सकता है आपके पास टाइम बचा है तो आप ये भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें वर्नर्स थ्योरी है, इसका भी आधे घंटे में आप कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, जैसे कि मैक्सिमम अमाइन और क्लोरीन के ही एग्जाम्पल होते हैं, कि कितने आयोनाइजेबल क्लोरीन है, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। और कितने परमानेंट उसमें लिगेंड है, NH3 और Cl, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। और आयुपैक नेम पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ENA रूल पे भी एक क्वेश्चन आता है, इसको भी आप कर सकते हैं। और एक आइसोमर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल और टोटल आइसोमर, तो टोटल स्टेरियो आइसोमर कितने हैं उस पे भी आएगा। जैसे कि स्क्वायर प्लानर में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, इसलिए उसमें तो ऑप्टिकल नहीं हो गए, टेट्राहेड्रल में जियोमेट्रिकल नहीं हो गए, और ऑक्टाहेड्रल है उसमें तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उस स्ट्रक्चर से आपको पता करना है कि इसके कितने पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर्स है, इसके कितने पॉसिबल इनैशोमेरिक पेयर्स है। तो उसमें भी हमेशा एक क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीएफसी कैलकुलेशंस भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है स्पाइनल्स, इसमें कौन सा इनवर्स स्पाइनल है, कौन सा नॉर्मल स्पाइनल है। तो नॉर्मल स्पाइनल होगा तो उसकी कंडीशन क्या है, टेट्राहेड्रल वाइट्स में कौन से मेटल डाइवैलेंट या मेटल ट्राई वैलेंट कैटायन रहता है, उस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, या कोई एग्जांपल दिया रहेगा आपको, और वो एग्जांपल आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि ये नॉर्मल है या इनवर्स स्पाइनल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, जैसे कि Fe3+ होता है ना, उसके सारे जो स्पाइनल्स होते हैं वो इनवर्स होते हैं, उसका एक्सेप्शन है जिंक Fe2O3। ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आप याद भी कर सकते हैं। बाद में लैटिस एनर्जी, इसको अगर हो सके तो कर सकते हैं। और मैग्नेटिज्म, इसमें भी हमेशा किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, उसके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोई भी 3-4 कंपाउंड आपको दे रहेंगे और उसमें वो पूछेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर कौन सा रहेगा, और कौन से कंपाउंड्स है उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, और किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है। और ये जी वैल्यू वगैरह होता है वो एफ ब्लॉक में आता है, इसमें नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जी वैल्यू की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है, वो आप एफ ब्लॉक में उसको स्टडी कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट में। नेक्स्ट ऑर्बिटल डायग्राम, अभी ऑर्बिटल डायग्राम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, जैसे कि हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, which transition has more energy, which transition has higher energy, higher wavelength, lower wavelength। तो इसका सिर्फ एक कोड मैंने बनाया है, 1 to 6
7। इस एक कोड से आप सारे ओरिजिनल डायग्राम याद कर सकते हैं। और इसमें आपको टर्म सिंबल भी करना है, तो टर्म सिंबल तो अलग से क्वेश्चन उस पे आ सकता है, बट इस टर्म सिंबल के बेसिस पे भी आप सारी ओरिजिनल डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी D5 को छोड़ के 1 to 9 जो है वो इस कोड से आप कवर कर सकते हैं। इसको भी मैं 15 मिनट में आपको बता सकता हूँ कैसे याद करना है, और जितने पॉसिबल उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप सिर्फ 10-15 मिनट में उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे ना तो 2-3 दिन भी पढ़ाई करेंगे तो भी आपको याद नहीं रहेगा। जैसे कि आपने MSc की जो रिटर्न एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें अगर आपने पूरा का पूरा ओरिजिनल डायग्राम पे याद किया तो भी आप इसके नेट और सेट गेट के एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, तो इस ट्रिक से आप सिर्फ 5 मिनट में ओरिजिनल डायग्राम सारी याद कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल डायग्राम याद हो गई तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल तक हो रहा है। और उसको आपको एक सिंबल होता है ना, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बताना होता है। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल रहेगा, कौन सा एक्साइटेड स्टेट रहेगा, कौन सा ट्रांजिशन लोअर एनर्जी का रहेगा, हायर एनर्जी का रहेगा। तो एक बार आपको पता चल गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाद में है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर ईजीसी मेट्रिक होगा या T2G सिमेट्रिक होगा, तो उसमें क्या होता है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में क्या होता है, चार जो होते हैं लिगेंड वो एक प्लेन में होते हैं, और ऊपर वाला और नीचे वाला, तो वो क्या होता है, वो तो बाहर जाएगा नहीं तो अंदर आएगा, तो उसको बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और उसके बाद इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर रिएक्शंस है, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसको भी आप 10-15 मिनट में आप इसको भी याद कर सकते हैं, अगर सही आपको बताने वाला होगा तो। जैसे कि अगर ब्रिजिंग लिगेंड होगा तो 100% क्या हो जाएगी, इनर स्पेयर हो जाएगी, आउटर स्पेयर नहीं होगी। इसमें लेवल कौन सा है, इनर कौन सा है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे कि इसकी क्या है, D1 D2, ये क्या है, लेवल है। और उसके बाद D3 से लेके D9 तक, D10 से अगर EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या होगा, लेवल होगा। अगर एजी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो क्या होगा, इनट होगा। ऐसे ट्रिक से आप है ना कितना भी बड़ा टॉपिक हो आप झटके में उसको कवर कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसका हाइड्रोलिसिस रेट किसका ज्यादा है किसका कम है, कोई आपको 4-5 एग्जांपल दिए रहेंगे, और उस 4-5 एग्जांपल में से आपको बताना पड़ेगा कि किसका रेट ज्यादा रहेगा किसका रेट कम रहेगा। और ट्रांस इफेक्ट, इसकी भी आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी ट्रांस इफेक्ट की। उसके आप अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि कोई भी एक स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, उसपे पहले लेगेंड डालेंगे एक, उसके बाद दूसरा लेगेंड डालेंगे, तो कौन किसके अपोजिट अपोजिट में जाएगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा, ये पूरे क्या होता है, ये पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज या ट्रांसपेरेंट की एक सीरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये ब्लॉक एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री और पी ब्लॉक, ये छोटे छोटे टॉपिक है। इसको भी आप 2-2 दिन में कवर कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, बॉन्ड लेंथ हो, या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो, या बॉन्ड एंगल हो, ये सारे पे एक क्वेश्चन हमका से रहेगा। और एक जियोमेट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोमेट्री वाला। इसमें भी 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा कुछ भी हो, बाकी किसी पे आया ना आया, ये स्ट्रक्चर और जियोमेट्री जो है ना उस पे 100% क्वेश्चन आता है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप ये भी बता कर सकते हैं, पॉसिबल अगर होगा तो डायपोल डायपोल मोमेंट, ये मोटी डायग्राम, जैसे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गए H2N2CO, उसका होमो क्या होगा, लोमो क्या होगा, उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, उसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें पॉसिबल बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इसको आप इसके लिए आपको अगर एमओटी
ड्रॉ करना अगर आएगा ना, तो आप कोई भी एग्जाम्पल हो वो चुटकी में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिया हो आपको, और वो बोल सकता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, वो किस में, किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, इसका होमो क्या लूमो क्या, ठीक है। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी छोटा सा टॉपिक है, ईएसआर और मॉसबॉर। इसमें दो ही कंसेप्ट है, एक तो ईएसआर में नंबर ऑफ ईएसआर लाइन कैलकुलेशन, इसके हाइपर फाइन लाइंस कितने आएगी, अ, इसका स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है। और मॉसबॉर में है कि कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा एफी का, आयरन का, तो उसमें आपको बताना है कि इसके कितने पीक्स आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। तो देखिए कितना छोटा सा टॉपिक है। ईएसआर के लिए सिर्फ आपको ये करना है नंबर ऑफ ईएसआर लाइन कैलकुलेशन, और मॉसबॉर में नंबर ऑफ पीक्स इन मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ब्लॉक में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है आपको, उसका टर्म सिंबल टर्म सिंबल निकलना आपको आना चाहिए। जैसे कि उसकी साइज कैसे, साइज का ऑर्डर क्या रहेगी, जैसे राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाएंगे आप, तो उसकी साइज कैसे कैसे रहेगी, एक इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। लेंथेनार्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती है, उसकी साइज क्या होती है, राइट टू लेफ्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है, सॉरी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। और जो लैंथेनाइड्स होते हैं ना, उसका कलर कौन सा रहेगा, यल लैंथ L3+, उसके ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन जो है ना, उसका कलर कौन सा रहेगा, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या है, अल्फा, बीटा, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, गामा रेडिएशन। इसको इसके सिर्फ आपको मीनिंग समझनी है कि अगर अल्फा इमिशन हो रहा मतलब क्या हो रहा है, हीलियम का हो रहा है। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 4 होता है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो अगर आपको ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आया, अल्फा बीटा गामा, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या न्यूट्रॉन इमिशन, न्यूट्रॉन कैप्चर, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बैलेंस कर सकते हैं। ये भी छोटा सा टॉपिक है, करने में तो बहुत सारा है, बट मैं इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे पहले आपको क्या करना है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पी ब्लॉक भी एक बहुत इसको मेन ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इतना सारा करना तो पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, तो इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन के एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं कि कार्बन के एलोट्रोप्स कौन सा है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। ग्राफाइटिक कार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डायमंड में क्या होता है, फ्लोरेंस में क्या होता है, फ्लोरेंस में क्या होता है, पेंटा पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होती है। तो पेंटागोनल कितनी होती है, हेक्सागोनल कितनी होती है, जैसे कि पेंटागोनल 12 होती है, हेक्सागोनल कितनी होती है, 20 होती है। तो इस पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो आप ये भी कर सकते हैं, यस, सल्फर के एलोट्रॉप्स, फास्फोरस जैसे कि रेड, व्हाइट, ब्लैक, जैसे कि ट्रेंड्स रहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो एक एग्जाम पल आप याद कर सकते हैं कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा रहती है, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए इतना याद किया तो भी ठीक ठीक रहेगा। बट इसके अलावा आपको ए ट्रेंड्स भी याद करना होते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट करना है, ठीक है, जैसे कि ये वाला। इसके बाद बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको 3 नोटबुक बनानी है। एक नोटबुक में क्या करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरे में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग। और तीसरे में क्या करेंगे, मेन ब्लॉक, एफ एफ ब्लॉक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री
और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें तो क्या 3-4 पेजेस में तो आपका ईएसआर और मॉसबॉर दोनों खत्म हो जाएगा। तो बायो इनऑर्गेनिक में सिर्फ आपको इतना करना है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेंगे दोनों। कुछ भी हो इसको छोड़ना ही नहीं है दोनों को। तो आपको इसके लिए एक दिन देना पड़ेगा, इसके लिए एक दिन देना पड़ेगा। एक दिन मतलब 1 घंटा देना है। 1 घंटा दे के उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी वो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि आ, कौन से प्रोटीन में एफ होता है, या हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल होता है, कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है। तो आयरन का स्टोरेज कौन करता है, आयरन का ट्रांसफर कौन करता है, विटामिन बी 12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, इसको फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, नेचुरल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं शायद। तो इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है जो मेटल इस पे इन्वॉल्व होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन में एफी जो है वो डीऑक्सी फॉर्म में अ, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अ, वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है। ऑक्सी फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। और जैसे कि कार्बोनिक अनहाइड्रेट है, इसका फंक्शन क्या होता है। सिर्फ आपको फर्स्ट ये टेबल इसको याद करना है, उसके बाद आप जितना चाहिए उतना एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं। बट ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आपको नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर याद करना है। एक बार इसका स्ट्रक्चर याद किया ना, तो बाकी जितने क्वेश्चन आएंगे उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आएंगे। अगर आपको सपोज हिमोसाइनिन का स्ट्रक्चर याद याद है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हिमोसाइनिन में कौन सा मेटल होता है, कॉपर होता है, ठीक है। 2 कॉपर होते हैं। उसके बाद कुछ आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं, जैसे कि Fe2, S2, Fe3, S4, Fe4, S4। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं कि इसकी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कितने लेबाइल सल्फर होते हैं, कितने ऑर्गेनिक सल्फर होते हैं, या कोई केमिकल रिएक्शन करने के बाद इसके कितने सल्फर उड़ जाएंगे, कितने सल्फर कम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोसाइनिन, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हीमोसाइनिन में कौन सा होता है, कॉपर होता है। हाउ मेनी आर एटम्स इन फेरिटिन कोर, तो जो फेरिटिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। फेरिटिन, ठीक है। फेरिटिन आयरन स्टोरेज होता है और उसमें कितने आयरन आयरन होते हैं वो भी आपको बताना है। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। Which cluster is more redox active? How many systems coordinate Fe reproduction? इसको आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। Which vitamin contains cobalt? जैसे कि साइनोकोबालमाइन, विटामिन B12। What is the oxidation state of Fe in oxyhemoglobin? जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने दिया है, बट इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट आपको आइडिया आ जाए कि हमको स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो बस हो गया, इतना सा सिलेबस है। तो कुछ भी करके आपको ये कवर करना है, ठीक है। अभी जिसने पहले से पढ़ा है ना, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि इनमें से मैंने कितने टॉपिक अभी तक कवर किए हैं। और अभी कभी कभी कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है, मैंने ए किया ओ किया, सब कुछ मुझे याद है। बट जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप बता नहीं सकते कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। जैसे कि मैंने कोई भी 10 प्रीवियस ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए,
तो मुझे पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री याद है, बट मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जब तक ये तो मैंने सिर्फ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके बारे में बताया है। ठीक है, बट ये नहीं है कि आपने ये पूरा कवर किया, याद किया पूरा, माइंड में आपको सब कुछ याद है और आप डायरेक्टली 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ये होने के बाद या इसको साथ में करते करते आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जब तक आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी सारी पढ़ाई की कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो जो नए जो लोग हैं ना, स्टूडेंट्स है, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी अभी तक की जो पढ़ाई है पूरी जीरो है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और जिसकी पढ़ाई पहले से हो चुकी है, तो वो सिर्फ इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इतने टॉपिक में से मैंने अभी तक कितने किए हैं और मेरे कितने बाकी है। तो आप बाकी सब कुछ छोड़ के, साइड वाला जो सिलेबस है वो छोड़ के पहले आपको ये कवर करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। और ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाए हैं, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट और आपको बहुत काम आएगा। तो थैंक यू।